नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम सभी दोस्तों के लिए। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे संपूर्ण साइकोलॉजी के हौसले के नोट्स की। तो आप लोगों के लिए हम इस वीडियो के माध्यम से प्रदान कर रहे हैं। जैसा कि हमने बताया कि आपको संपूर्ण साइकोलॉजी के नोट्स की वीडियो 5 भागों के अंतर्गत मिलेगी और संपूर्ण साइकोलॉजी जो है 5 यूनिटों के अंतर्गत विभाजित की गई है। 5 यूनिट हैं संपूर्ण साइकोलॉजी की। और आज मैं आपको दूसरी यूनिट कराने के लिए जा रहा हूं अधिगम के बारे में। इससे पहले हमने आपको एक वीडियो ऑलरेडी करवा दिया है। आप पहली यूनिट को जा कर के देखिए। बाल विकास पहली यूनिट है और आज की हमारी दूसरी यूनिट है अधिगम। तो हम अधिगम के अंतर्गत कई चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे अधिगम है, प्रेरणा है, चिंतन है, मानचित्र रूपण है। तो ये 5 टॉपिकों के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। हमारा सभी लोग देखिएगा और काफ़ी हेल्प करेंगे आप लोगों की रीट के लिए या सीटेट के लिए। ये नोट्स पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक से। शुरू करते हैं हम अधिगम के बारे में। तो अधिगम एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति परिपक्वता की ओर बढ़ते हुए तथा अपने अनुभवों से लाभ उठाते हुए अपने व्यवहार में परिवर्तन या परिमार्जन करता है। अधिगम कहलाता है। ठीक है। और अधिगम के सोपानों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए अधिगम के सोपान है आवश्यकता या अभिप्रेरणा, दूसरा है लक्ष्य या उद्देश्य, तीसरा बाधाएं, चौथा तत्परता, पांचवा वातावरण अथवा अधिगम स्थिति उत्पन्न करना, छठवां है वातावरण के साथ अंत्यक्रिया या विभिन्न अनुक्रियाएं, सातवां है पुनर्बलन, आठवां है अनुभवों का संगठन और नौवां है व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। अब हम यहाँ पर अधिगम की परिभाषाओं के बारे में बात करने वाले हैं कि विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के द्वारा कौन कौन सी परिभाषा अधिगम की दी गई थी। तो पहले क्रो एंड क्रो साहब ने दी थी कि सीखना आदतों, ज्ञान व अभिवृत्तियों का अर्जन है। ये क्रो एंड क्रो साहब ने कहा कि सीखना यानी अधिगम आदतों, ज्ञान व अभिवृत्तियों का अर्जन है। दूसरा वुडवर्थ साहब ने बताया कि नवीन ज्ञान व नवीन प्रक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया होती है। क्रॉनबेक साहब ने बताया कि अनुभवों के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन या संशोधन करना ही अधिगम कहलाता है। गेट्स व अन्य मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बताया गया कि अनुभव व प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन करना ही अधिगम कहलाता है। इसी के साथ गिलफोर्ड साहब ने भी परिभाषा दी थी कि व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होना ही अधिगम कहलाता है। आपको अच्छी तरीके से यदि आप लोग इनको पढ़ेंगे तो आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा। सबसे ज़्यादा सरल भाषा के नोट्स आप लोगों के लिए दिए जा रहे हैं। अब बात करते हैं हम अधिगम की विशेषताओं की। तो देखिएगा, अधिगम यानी सीखना एक सार्वभौमिक क्रिया है। सीखना वातावरण की उपज है। सीखना जीवन पर्यंत चलता रहता है। सीखना बुद्धि में विकास करना है। सीखना व्यवहार में परिवर्तन करना है। सीखना अनुभवों का संगठन है। सीखना एक खोज करना है। अधिगम सक्रिय रहकर होता है। अधिगम में समय लगता है और अधिगम से अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है। ये अधिगम की विशेषताएं हुई। अब हम यहाँ पर एक प्रश्न आपको देते हैं कि बालक नवीन व्यवहार को खोजता है। तो आप लोग उत्तर क्लिक करके आएंगे सीख करके। बालक नवीन व्यवहार को सीख करके खोजता है। चलिए आगे बात करते हैं हम अधिगम के प्रमुख सिद्धांत। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अधिगम जब भी हम बात करते हैं तो अधिगम के सिद्धांत कहीं ना कहीं अपनी महत्वपूर्ण भूमिका जरूर अदा करते हैं। प्रश्न काफ़ी बनते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एसआर थ्योरी की, स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी, यानी कि पहला सिद्धांत है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। तो याद रखें, यह सिद्धांत अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था और उन्होंने 1898 में अपने पीएचडी शोध के दौरान अधिगम के सिद्धांतों की खोज की थी। इस सिद्धांत को कब बनाया? 1898 ईस्वी के अंतर्गत
पीएचडी शोध करते वक्त बनाया था। थॉर्नडाइक ने 1993 में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक, उनका नाम याद रखें, एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंतर्गत उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत को शिक्षा के क्षेत्र में लागू किया। सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र में लागू किया एजुकेशनल साइकोलॉजी पुस्तक के अंतर्गत 1913 ईस्वी में। और उन्होंने एक भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया। उन्होंने भूखी बिल्ली को पिंजरे में बंद करके बाहर मांस का टुकड़ा रख दिया और उसे देख करके बिल्ली बार बार अनुक्रिया करने लगती है। तो मांस के टुकड़े को उद्दीपक कहा गया यहाँ पर, और बिल्ली के द्वारा की जाने वाली क्रियाएं अनुक्रिया कहलाई। तो बिल्ली के द्वारा की जाने वाली अनुक्रिया और मांस के टुकड़े उद्दीपक के बीच में एक अंतर संबंध बन गया कि बिल्ली टुकड़े को देख करके बार बार अनुक्रिया करने लगी। भूखी बिल्ली पर किए गए प्रयोग से इस सिद्धांत का दूसरा नाम प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत या भूल का सिद्धांत नाम पड़ गया। कारण यह था कि बिल्ली उस मांस के टुकड़े को प्राप्त करने के लिए बार बार प्रयास करती है, बार बार उछलती है, लेकिन अचानक एक स्थिति में सुधार होता है और अंत में वो जैसे ही लीवर पर पैर पड़ता है तो वो अपने भोजन को प्राप्त कर लेती है। तो यहाँ पर जितने भी बार बार असफलता हाथ लगी और उन असफलताओं की संख्या कम हो जाती है और सफलताओं की संख्या ज़्यादा होने के कारण इस सिद्धांत का नाम प्रयास व भूल का सिद्धांत नाम पड़ गया। थॉर्नडाइक के अनुसार उद्दीपक को देख करके अनुक्रिया होती है, अर्थात दोनों में एक संबंध या बंधन बन जाता है। इस आधार पर इस सिद्धांत का दूसरा नाम संबंधवाद या संयोजनवाद या अनुबंधन सिद्धांत नाम पड़ गया। थॉर्नडाइक के द्वारा बताए गए अधिगम के नियम यहाँ पर 3 मुख्य नियम हैं और 5 गौण नियम है। पहले हम 3 मुख्य नियमों के बारे में बात करते हैं। पहला है तत्परता का नियम, दूसरा नियम है अभ्यास का नियम, इसे हम उपयोग या अनुप्रयोग का नियम भी कहते हैं, और तीसरा है परिणाम व प्रभाव का नियम, जिसे संतोष या असंतोष का नियम कहते हैं। उन्होंने कुछ 5 गौण नियम बताए, जिसमें पहला नियम है बहुप्रतिक्रिया का नियम, जैसे बार बार प्रयास का नियम भी कहते हैं। दूसरा है गौण नियम मानसिक विकास का नियम या मनोवृत्ति का नियम। तीसरा है आंशिक क्रिया का नियम, यानी अंश से पूर्ण की ओर कार्य करना। चौथा है आत्मीकरण का नियम और 5वां है साहचर्य का नियम, यानी सीखे हुए ज्ञान की तरफ परिवर्तित होना। अब हम थॉर्नडाइक के इस सिद्धांत के शैक्षिक महत्व की बात करते हैं। प्रश्न यहाँ से ज़्यादातर बनते हैं। तो अनुभव से लाभ उठाना, जैसे छोटे भाई को आगे के पास जाने से रोकना, ये थॉर्नडाइक के सिद्धांत का पालन करता है। दूसरा है निरंतर प्रयास पर बल देना, जैसे टाइपिंग बार बार करना। ये एग्जाम्पल में मैं आपको बता रहा हूँ। अभ्यास की क्रिया पर आधारित। चौथा महत्व है करके सीखने पर बल देता है। 5वां है असफलताओं में सफलता। 6वां है निराशा में आशा। 7वां है आत्मविश्वास व आत्मनिर्भरता। 8वां है बालकों के सीखने के लिए विशेष उपयोगी। और 9वां है मंद गति से सीखने वाले बच्चों के लिए विशेष उपयोगी है। जैसे करत करत अभ्यास ते जड़मत होति सुजान, कहावत भी इसी ही नियम के अंतर्गत या इसी सिद्धांत के अंतर्गत लागू होती है। सफलता से बढ़कर दूसरा पुरस्कार भी नहीं है, ये सिद्धांत कहता है। एक छोटे को तालाब तक तो ले जा सकते, घोड़े को तालाब तक तो ले जा सकते हैं, परंतु उसे पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ये इस तत्परता के नियम या रुचि के नियम का पूरी तरीके से पालन करता है। तो इस नियम के आप लोग उपनाम याद रखें। इसे उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं, इसे प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत भी कहते हैं, इसे प्रयास व भूल का सिद्धांत भी कहते हैं, संबंधवाद का सिद्धांत कहते हैं, संयोजनवाद का सिद्धांत कहते हैं, या अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं, बंध का सिद्धांत कहते हैं। तो ये आप लोग याद रखें। दूसरा नियम पढ़ते हम, पावलाव का नियम है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत या CR थ्योरी।
कंडीशनल रेस्पॉन्स थ्योरी। तो इसे शास्त्रीय अनुबंधन या परंपरागत अनुबंधन या प्राचीन अनुबंधन या पारंपरिक अनुबंधन का सिद्धांत कई नामों से जाना जाता है। इसे संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत कहते हैं, संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत कहते हैं, अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं, क्लासिकल सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो ये आप लोग 8-10 नाम इसके याद रखें। इसका प्रतिपादन पावलोव के द्वारा किया गया था, जो रूस के मनोवैज्ञानिक थे, और 1904 ईस्वी के अंतर्गत उन्होंने एक सिद्धांत किया था ये कुत्ते पर। 1904 में ये सिद्धांत किया था उन्होंने कुत्ते पर। अब किया क्या था, अब वो प्रयोग आप लोग समझ लीजिएगा। उन्होंने एक कुत्ते के सामने घंटी और भोजन को रखा। जैसे ही घंटी को बजाया, कुत्ते के मुंह में लार आना प्रारंभ हो जाती है। भोजन को देख करके लार आना प्रारंभ हो जाती है, लेकिन घंटी को बजाने से पहले भोजन को नहीं दिया जाता। पहले घंटी बजाई जाती, उसके बाद ही भोजन दिया जाता। तो जब घंटी बजती है तो यहाँ पर एक अस्वाभाविक अनुक्रिया होने लगती है, लार निकलने लगती है, ठीक है। और एक 3 कंडीशनों के अंतर्गत बताया गया था उन्होंने। जो क्रिया लार का गिरना या पहले भोजन को देखकर हो रही है, वही क्रिया घंटी की आवाज़ को सुनकर होने लगी, तो इसे हम अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत कहा जाने लगा। जैसे स्वाभाविक उद्दीपक को देख करके अनुबंधित होने लगा, अनुबंधित हो जाता है, और अस्वाभाविक उद्दीपक को देखकर भी अनुबंधित हो जाता है। ये कंडीशन है यहाँ पर। पुनरावृत्ति के आधार पर तो जो संबंध स्थापित होता है उसे हम अनुबंधन कहते हैं। जैसे बार बार घंटी बजाने पर कुत्ते के मुंह से लार आने लगी, तो उसे हम अनुबंधन पड़ गया। घंटी के अंतर्गत और कुत्ते की लार के अंदर एक अनुबंधन बन गया कि भाई जब घंटी बजेगी तो उसे भोजन मिलेगा, तो तुरंत कुत्ते के मुंह से लार आने लगी। पावलोव को अनुबंधन का पिता भी माना जाता है। रूसी शरीरशास्त्री पावलोव को इस सिद्धांत के परिणाम स्वरूप एक नोबेल पुरस्कार मिलता है, लेकिन कुत्ते के प्रयोग के ऊपर नहीं, एक पाचन क्रिया के ऊपर उन्होंने शोध किया था 1904 ईस्वी में, और उसके ऊपर उसे नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। ये आप लोग याद रखें फैक्ट। अब हम यहाँ पर कुछ मुख्य शब्दावली पढ़ते हैं इस सिद्धांत के अंतर्गत। विलोप या विलोनीकरण क्या होता है कि अनुबंध स्थापित हो जाने के बाद यदि बार बार मात्र अनुबंधित ही उद्दीपक ही प्रस्तुत, यानी मात्र अनुबंधित का मतलब होता है बार बार घंटी को ही बजाया जाए, भोजन को नहीं दिया जाए, तो अंततो गत्वा यानी एट लास्ट अंत में जाकर के अनुबंधित क्रिया का बंद हो जाना विलोप कहलाता है। उद्दीपक सामान्यीकरण क्या है कि बालक मिलती जुलती परिस्थितियों के प्रति वैसा ही व्यवहार करता है जैसा वह पूर्व अनुभव में कर चुका है। जैसे एक बालक को लाल गुलाब का कांटा चुभने पर चोट पहुंची, तो वह उस लाल गुलाब के फूल से बहुत डरने लगता है। पावलोव ने घंटी की आवाज़ के स्थान पर सीटी बजाई, तो घंटी की आवाज़ से मिलती जुलती थी, तो उस कुत्ते ने वही किया जो वह घंटी की आवाज़ पर करता आता था। वाटसन ने 11 माह के अल्बर्ट नामक बालक पर प्रयोग करके यह निष्कर्ष निकाला कि बालक खरगोश से डरने लगता है, और साथ साथ ही रोएदार वस्तुओं से भी डरने लगता है। उद्दीपक विभेदीकरण क्या है, तो कुत्ते को घंटी की आवाज़ पर पुनर्बलित किया गया, अर्थात भोजन दिया गया, और सीटी की आवाज़ पर नहीं, तो कुत्ता धीरे धीरे दोनों उद्दीपकों के बीच विभेद करना सीख गया, और अब वह घंटी की आवाज़ पर क्रिया करता था और सीटी की आवाज़ पर नहीं करता था। समय कारक क्या है कि 2 उद्दीपकों के बीच में अनुबंधन स्थापित होने के लिए कम से कम 5 सेकंड से अधिक का समय अंतराल नहीं होना चाहिए, अन्यथा अनुबंध स्थापित होने में बाधा उत्पन्न हो सकती है। अब पावलोव के सिद्धांत के शैक्षिक महत्व की बात करते हैं, तो बताइए पहला सिद्धांत है हमारा पहला महत्व है प्राणी तभी सीखता है जब वह सतर्क होता है। शिक्षण में
श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग उसी सिद्धांत पर आधारित है या इसी सिद्धांत पर आधारित है। यह सिद्धांत क्रिया की पुनरावृत्ति पर बल देता है, पुनरावृत्ति के आधार पर अनुबंधित स्थापित करने में बल देता है। भाषा को सीखने और सिखाने के लिए सिद्धांत विशिष्ट उपयोगी है। आदत का निर्माण इसी सिद्धांत पर आधारित है। तो ये पावलोव के सिद्धांत के शैक्षिक महत्व हुए। आगे भी पढ़ते हैं हम। इस सिद्धांत के द्वारा भय संबंधी मानसिक भ्रांतियों को दूर किया जा सकता है। इस सिद्धांत के अनुसार बालकों से कभी भी ऐसे शब्दों की पुनरावृत्ति न करें जो आगे चलकर कुंठाओं में बदल जाए, क्योंकि इसी प्रकार बालक में प्रेम और घृणा का विकास होता है। यह सिद्धांत यांत्रिक तरीके से सीखने पर बल देता है। तो ये इसके शैक्षिक महत्व होते हैं। आगे तीसरा नियम पढ़ते हैं हम। सक्रिय अनुबंधन या क्रिया प्रसूत अनुबंधन या कार्यात्मक अनुबंधन, ये नाम याद रखें आप लोग। ऑपरेंट कंडीशन थ्योरी यानी कि नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत हम पढ़ देंगे अब यहाँ पर स्किनर का सिद्धांत, जिसे 1938 के अंतर्गत दिया गया था स्किनर के माध्यम से, और स्किनर ने इसमें चूहों व कबूतरों पर प्रयोग किया। यहाँ पर हम आपको चूहों के प्रयोग के बारे में बता रहे हैं। तो उन्होंने एक स्किनर बॉक्स में एक चूहे को बंद कर दिया और वह बार बार उछल कूद क्रिया करने लगा, क्योंकि भोजन जो उसे दिया जा रहा था। तो यहाँ पर कुछ पुनर्बलन की प्रक्रिया भी उसने बार बार दी। तो यहाँ पर बताया कि स्किनर क्रियाओं पर विशेष जोर देते हैं। क्या कहा गया है सिद्धांत के अंदर कि स्किनर क्रियाओं पर विशेष जोर देते हैं, इसलिए उन्होंने थॉर्नडाइक के एसआर सिद्धांत को आरएस में बदल दिया। थॉर्नडाइक साहब ने उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य अनुबंधन बताया, लेकिन इन्होंने अनुक्रिया उद्दीपक के बीच में संबंध बताया। थॉर्नडाइक साहब मानते थे कि उद्दीपक को देख करके अनुक्रिया करता है, लेकिन स्किनर साहब मानते थे कि अनुक्रिया के माध्यम से किसी भी उद्दीपक को बार बार प्राप्त किया जा सकता है। स्किनर का मानना है कि क्रिया करते रहना चाहिए तथा क्रिया करने के तुरंत बाद ही बालक को पुनर्बलन देना चाहिए, क्योंकि पुनर्बलन मिलने से क्रिया करने की गति में और भी अधिक तीव्रता आ जाती है। शैक्षिक महत्व है इसके। उचित वांछित अनुक्रियाओं से पुनर्बलीकरण से बालकों को प्रोत्साहन मिलता है और वे उचित व्यवहार करने लगते हैं। क्रियाओं के अनुसार सकारात्मक व नकारात्मक पुनर्बलन तुरंत देना चाहिए, क्योंकि देर से तो इसका प्रभाव कम हो जाता है। इस सिद्धांत के द्वारा बालकों में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन किया जा सकता है। इस सिद्धांत में चूहों को भोजन का मिलना उसके लिए एक उचित पुनर्बलन है। इसी प्रकार प्रशंसा के दो शब्द दिए जाने चाहिए। पुरस्कार। आज यदि बच्चों की दृष्टि से उचित पुनर्बलन है तो देना चाहिए। सफलता की अनुभूति उन्हें बहुत ज़्यादा होती है। अभिक्रमित अनुदेशन के बारे में भी बताया था कि यह सिद्धांत अभिक्रमित अनुदेशन पर आधारित है। अभिक्रमित अनुदेशन क्या चीज़ है, तो इसका निर्माण भी BF स्किनर साहब ने किया था अमेरिका में 1954 ईस्वी में किया था। इसके अंतर्गत विषय वस्तु के छोटे छोटे फ्रेम बना दिए जाते हैं और बालक फ्रेम को पढ़ करके अनुक्रिया करता है। सही अनुक्रिया करने पर बालक के सामने पुनर्बलन के रूप में अगला फ्रेम प्रस्तुत किया जाता है। फ्रेम की संरचना में शिक्षण सूत्रों का अनुसरण होता है और अभिक्रमित अनुदेशन को शिक्षण मशीन का नाम दिया गया तथा इसमें बालक स्वगति से सीखने लगता है। अभिक्रमित अनुदेशन का उद्देश्य व्यवहार में परिवर्तन करना होता है। इसके अंतर्गत बालक को अनुक्रियाएं करने की स्वतंत्रता नहीं होती तथा नियंत्रक शिक्षक व अभिक्रमक के हाथों में होता है। यानी बच्चे को पूर्ण तरीके से अनुक्रिया करने की स्वतंत्रता नहीं होती है। उसका नियंत्रक या तो शिक्षक होगा या अभिक्रमक होगा। अभिक्रमित अनुदेशन के पद यहाँ पर कौन कौन से हैं जरा देखिए। 3 पद हैं। पहला उद्दीपक, दूसरा अनुक्रिया और तीसरा पुनर्बलन। स्किनर ने अभिक्रमित अनुदेशन में 5 सिद्धांत बताए। उन 5 सिद्धांतों के बारे में देखिए। पहला है लघु पदों का सिद्धांत, दूसरा है बाह्य अनुक्रिया का सिद्धांत,
तीसरा है शीघ्र पृष्ठ पोषण का सिद्धांत यानी फीडबैक थ्योरी। चौथा है स्वगति का सिद्धांत और पांचवा है स्वमूल्यांकन का सिद्धांत। अभिक्रमित अनुदेशन के यहाँ पर कई प्रकार बताए, तो दो प्रकार का होता है अभिक्रमित अनुदेशन, रेखीय और शाखीय। ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा जाता है, थ्योरी के अंतर्गत भी पूछा जाता है और यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो अभिक्रमित अनुदेशन को आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लें कि भाई ये दो प्रकार का होता है, रेखीय और शाखीय। अब इनके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। तो रेखीय जो अभिक्रमित अनुदेशन है वो BF स्किनर के द्वारा बनाया गया था और इसको हम स्किनेरियन के नाम से जानते हैं। 1954 में बनाया गया था। इसमें छोटे छोटे फ्रेमों का उपयोग किया गया था। एक ही मार्ग का अनुसरण करना पड़ता है, त्रुटियां होने की इसमें कम संभावना होती है और इसमें पुनर्वलन दिया जाता है। तो ये हमारा रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन है। दूसरा है शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन। इसे नॉर्मन ए क्राउडर के द्वारा प्रतिपादित किया गया। इसे हम क्राफ्डेरियन के नाम से जानते हैं। 1960 में प्रतिपादित किया गया। इसमें बड़े फ्रेमों का प्रयोग किया गया। इसमें 4 विकल्प व पृष्ठ संख्या दी गई थी। त्रुटियां होने की अधिक संभावना होती है और इसमें निदान तथा उपचार को महत्व दिया गया। अब पढ़ते हम तीसरा अवरोह या मैथमेटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन। 3 प्रकार का होता है अभिक्रमित अनुदेशन। पहला रेखीय, दूसरा शाखीय और तीसरा अवरोह या मैथमेटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन। तो अवरोह मैथमेटिक्स का अभिक्रमित अनुदेशन थॉमस F गिलफोर्ड के द्वारा 1962 ईस्वी में दिया गया था। इसके अंतर्गत बालकों को विशेष अनुक्रिया करनी होती है, अर्थात इसमें पहला फ्रेम अंत में तथा अंतिम फ्रेम पहले प्रस्तुत किया जाता है। अर्थात फ्रेम का प्रस्तुतिकरण अवरोही क्रम में होता है, जबकि रेखीय व शाखीय में फ्रेम का प्रस्तुतिकरण आरोही क्रम में होता है। इस प्रकार का रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन का उद्देश्य व्यवहार में परिवर्तन करना होता है। शाखीय का उद्देश्य निदान में उपचार होता है और अवरोही का उद्देश्य विषय वस्तु पर स्वामित्व स्थापित करना होता है। कंप्यूटर आधारित अभिक्रमित अनुदेशन ये चौथा है। इसे लॉरेंस स्टेलरो व डेनियल डेविस के द्वारा दिया गया था। लॉरेंस स्टेनरो व डेनियल डेविस के द्वारा 1965 ईस्वी के अंतर्गत। तो इसके अंतर्गत शिक्षक की भूमिका एक कंप्यूटर की तरह होती है। छात्र व कंप्यूटर के मध्य अंतःक्रिया होती है और शिक्षक का कार्य होता है केवल सुविधा प्रदान करना। केवल सुविधा प्रदाता के रूप में शिक्षक इस अनुदेशन में कार्य करता है। आपको नोट याद रखें कि स्किनर ने कबूतर पर प्रयोग कब किया, 1943 में, और चूहों पर प्रयोग कब किया, 1938 में। ये दोनों पॉइंट याद रखें, पूछे जाते हैं काफ़ी बार एग्जाम में ऑब्जेक्टिव तरीके से। आगे बात करते हैं हम चौथे सिद्धांत की, गेस्टाल्ट थ्योरी या सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, जिसे कोहलर के द्वारा दिया गया और उसके कुछ सहयोगी भी थे। वर्दीमर भी थे उसके सहयोगी, कोफका भी थे, कर्ट लेविन भी थे। इस संप्रदाय से संबंधित काफ़ी मनोवैज्ञानिक भी थे और उन्होंने चिंपांजी पर, सुल्तान नामक बंदर पर या चिंपांजी पर प्रयोग किया था। और इस सिद्धांत को पूर्ण कार्य या समग्र आकृति सिद्धांत भी कहा जाता है। कारण यह है कि क्योंकि गेस्टाल्ट एक जर्मन भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ होता है पूर्ण कार्य या समग्र आकृति। जर्मन में 1920 ईस्वी में गेस्टाल्ट संप्रदाय का उदय हुआ था और इस संप्रदाय से संबंधित व्यक्ति थे मैक्स वर्दीमर, कोहलर, कोफका व कर्ट लेविन। ये 4 मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, गेस्टाल्ट संप्रदाय, सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। यह सभी गेस्टाल्टवादी कहलाए तथा इन्होंने जो सिद्धांत दिया वह गेस्टाल्टवाद सिद्धांत कहलाया। कोहलर ने सुल्तान नामक चिंपांजी पर प्रयोग किया था और ये प्रयोग उन्होंने चिंपांजी को बंद कमरे में किया, छत पर केले लटका दिए। केलों को देख करके बंदर के दिमाग में या चिंपांजी के मन में सूझ का निर्माण होता है और बॉक्स पर चढ़ करके उन्होंने केले को प्राप्त कर लिया। ये शॉर्ट में प्रयोग है,
आप विस्तार से पढ़ सकते हैं, अलग से मैंने इन सब सिद्धांतों का अलग से वीडियो बनाया है, अच्छे से समझ में आएगा। तो इस प्रयोग से इस सिद्धांत का दूसरा नाम सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत पड़ गया। इस प्रयोग से इस सिद्धांत को कुछ नियम निकल करके आते हैं, तो उन नियमों के बारे में बताया गया। पहला सिद्धांत है संरचनात्मकता का सिद्धांत, दूसरा नियम समानता का नियम, तीसरा है समीपता का नियम और चौथा है सरलता का नियम। इसके प्रवर्तक मैक्स वर्दीमर थे, प्रयोगकर्ता कोहलर थे और उनके सहयोगकर्ता इस प्रयोग के अंतर्गत कोफकावे कर्ट लेविन थे। 4 मनोवैज्ञानिक थे, ये याद रख लें आप लोग। प्रवर्तक मैक्स वर्दीमर थे, प्रयोगकर्ता कोहलर थे और सहयोगकर्ता कोफका या कर्ट लेविन थे दोनों। इसके शैक्षिक महत्व की बात करते हैं इस सिद्धांत की, तो छोटे बालक जिनकी बुद्धि का पूर्ण विकास नहीं हो पाता है वे प्रयास व त्रुटि के द्वारा ही सीखते हैं, लेकिन किशोर जिनकी बुद्धि का पूर्ण विकास हो जाता है वे सूझ एवं अंतर्दृष्टि के प्रयास द्वारा सीखते हैं। पाठ्यक्रम का निर्माण भी इसी सिद्धांत पर आधारित होता है, पूछा जाता है काफ़ी बार एग्जाम के अंदर। पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र भी इसी सिद्धांत की देन है। अध्यापक को चाहिए कि वे बालकों को समस्या का पूरी तरीके से ज्ञान कराए, ये इसी सिद्धांत पर आधारित होता है। यदि समस्या के प्रति ज्ञान अपूर्ण होगा तो अंतर्दृष्टि विकसित नहीं हो पाएगी, उसके प्रति दृष्टिकोण विकसित नहीं हो पाएगा बच्चों का शिक्षक के प्रति। विज्ञान, गणित, व्याकरण जैसे कठिन विषयों को सीखने और सिखाने के लिए सिद्धांत विशेष उपयोगी है। इस सिद्धांत के द्वारा कल्पना शक्ति, विचार शक्ति व निरीक्षण शक्ति आदि मानसिक योग्यताओं का विकास होता है। अनुसंधान व समस्या समाधान के क्षेत्र में इस सिद्धांत की मुख्य भूमिका है। यह सिद्धांत यांत्रिक तरीके से सीखने का खंडन करता है और तार्किक तरीके से सीखने पर बल देता है। पाठ योजना का सर्वप्रथम विचार गेस्टाल्टवादियों के द्वारा ही दिया गया था, ये याद रखें आप लोग। सबसे पहले पाठ योजना का निर्माण या सर्वप्रथम विचार सबसे पहले गेस्टाल्टवादियों ने ही दिया था, ये आप लोग याद रख लें। अगला नियम पढ़ते हैं हम, पांचवा सामाजिक अधिगम सिद्धांत, जिसे अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा दिया गया था। और अल्बर्ट बंडूरा याद रखें कनाडा के निवासी थे। उन्होंने इस सिद्धांत को 1977 ईस्वी के अंतर्गत दिया था। इस सिद्धांत के कई नाम हैं, उनके उपनाम याद रखें। सोशियल लर्निंग थ्योरी, सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत, प्रेक्षणात्मक अधिगम सिद्धांत, निरीक्षण युक्त अधिगम सिद्धांत, अवलोकनात्मक अधिगम सिद्धांत, मॉडलिंग थ्योरी, समाज द्वारा मान्य को व्यवहार अपनाने तथा अमान्य व्यवहार को त्यागने के कारण यह सिद्धांत सामाजिक अधिगम सिद्धांत कहलाया। यानी कि समाज के द्वारा मान्य जो व्यवहार है उनको अपनाया जाए और अमान्य व्यवहारों को त्याग दिया जाए, इसलिए इस सिद्धांत का नाम सामाजिक अधिगम सिद्धांत नाम पड़ा। उन्होंने गुड़िया पर प्रयोग किया था, एक निर्जीव गुड़िया थी। गुड़िया तथा जीवित जोकर पर उन्होंने प्रयोग किए थे। बंडूरा ने निष्कर्ष निकाला और अनुकरण से सीखता है, निष्कर्ष निकाला कि व्यक्ति अनुकरण से सीखता है। यहाँ पर केवल अनुकरण की बात होगी। अनुकरण द्वारा सीखने की प्रक्रिया में अवधान, जिसे हम ध्यान केंद्रित कहते हैं, होना जरूरी है। धारण, पुनः प्रस्तुतिकरण, पुनर्वलन या अभिप्रेरणा, इन 4 चीज़ों से होकर के गुजरती है अनुकरण की प्रक्रिया। नोट याद रखें आप लोग, जिसको देख करके बालक व्यवहार करना सीखता है उसे हम प्रतिमान या मॉडल कहते हैं। दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखना सामाजिक अधिगम कहलाता। गुड़िया पर किया गया प्रयोग, जिसे बेबी डॉल स्टडीज़ कहते हैं, ये 1961 में किया था प्रयोग, ये भी आप लोग याद रखें। शैक्षिक महत्व की बात करते हैं तो बालक के व्यक्तित्व निर्माण में यह सिद्धांत विशेष उपयोगी है। छोटे बालक सही व गलत व्यवहार में अंतर अपने आप में नहीं कर पाते हैं, असमर्थ होते हैं। यही कारण है कि वे अपने गलत व्यवहार को अनुकरण के माध्यम से सीख लेते हैं। अतः बालक के सामने यही सही व्यवहार वाले प्रतिमान को आकर्षित तरीके से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। दूसरा है कक्षा परिस्थितियों में बालक के सामने सदैव आदर्श प्रक्रिया वाले प्रतिमान भी प्रस्तुत करने चाहिए। इस सिद्धांत के अंतर्गत बालक
अनुकरणात्मक व्यवहार करता है, अर्थात देखकर या सुन करके सीखता है। अगला नियम आता है हमारा पुनर्बलन का या प्रबलन का या सबलीकरण का सिद्धांत। तो याद रखें, इस नियम को भी कई नामों से जाना जाता है। क्रमबद्ध व्यवहार सिद्धांत, चालक न्यूनता सिद्धांत, प्रेरणा प्रबलन सिद्धांत, प्रबलन हास्य सिद्धांत, परिष्कृत सिद्धांत या यथार्थ सिद्धांत। और इस सिद्धांत का प्रतिपादन क्लार्क एल हल के द्वारा 1943 ईस्वी में किया गया था। बाद में 1951-52 में कुछ अध्ययन किया गया था। तो याद रखें आप लोग, उन्होंने 1943 में किया इस प्रयोग को। उनकी पुस्तक याद रखें, प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर, उसके अंतर्गत इसका प्रतिपादन किया। और बाद में 1951-52 के अंतर्गत उन्होंने अपनी अंतिम पुस्तक लिखी, ए बिहेवियर सिस्टम, उसके अंतर्गत भी इस सिद्धांत को विकसित किया बाद में। आवश्यकता की पूर्ति करना इस सिद्धांत का मुख्य तत्व है। थॉर्नडाइक का कहना है कि उद्दीपक को देख करके अनुक्रिया होती है, जबकि क्लार्क एल हल का मानना है कि अनुक्रिया उद्दीपक के कारण न होकर के आवश्यकता के कारण होती है। ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके। आवश्यकता की पूर्ति के लिए उठाया गया हर एक सफल कदम व्यक्ति को पुनर्बलन देता है तथा व्यक्ति क्रमबद्ध तरीके से व्यवहार करता हुआ आगे बढ़ता जाता है। आवश्यकता की पूर्ति करके अपने चालक को शांत करता है। क्लार्क एल हल बताते हैं कि सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया के द्वारा होता है, लेकिन स्किनर मानते हैं कि अब तक सीखने के जितने भी सिद्धांत प्रस्तुत किए गए उनमें ये सिद्धांत सबसे सर्वश्रेष्ठ है। कौन सा? पुनर्बलन सिद्धांत। मुख्य संप्रत्यय क्या है यहाँ पर? तो जब तक आवश्यकता नहीं होगी चालक अनुक्रिया नहीं करेगा, इसलिए लक्ष्य की प्राप्ति के लिए चालक को कम से कम प्रतिक्रिया करना बहुत जरूरी है। अगला सिद्धांत पढ़ते हैं हम, संरचनात्मक या निर्मितिवाद सिद्धांत। इसको जेरोम ब्रूनर के द्वारा दिया गया था। तो यहाँ पर संरचनात्मकता से तात्पर्य है ज्ञान की संरचना, अर्थात ज्ञान का निर्माण। संरचनात्मकता शब्द की उत्पत्ति मनोविज्ञान के संज्ञानात्मक क्षेत्र से हुई है, इसलिए जेरोम ब्रूनर का सिद्धांत आधुनिक संज्ञानात्मक की श्रेणी में आता है। ब्रूनर का मानना है कि बालकों को इस प्रकार से पढ़ाया जाए कि स्वयं ज्ञान की संरचना कर सके। बालकों को जो भी विषय वस्तु पढ़ाई जाए उसकी प्रकृति व संरचना से बालकों को अवगत कराया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से सीखना सरल हो जाता है। बालक रुचि के साथ अधिगम करता है। ऐसा ज्ञान स्थायी होता है। ऐसा ज्ञान अधिगम स्थानांतरण में सहायक होता है और बालक निर्मितिवादी बनता है। निर्मितिवाद की मुख्य बातें याद रखें आप लोग। निर्मितिवाद एक छात्र केंद्रित क्रिया है। छात्र केंद्रित क्रिया है निर्मितिवाद। इसमें बालक स्वयं ज्ञान की संरचना अथवा ज्ञान का सृजन करता है। नवीन ज्ञान का सृजन पूर्व ज्ञान के आधार पर किया जाता है। निर्मितिवाद पूर्व ज्ञान के अनुभव पर बल देता है। यह अर्थपूर्ण अधिगम पर बल देता है। यह खोजपूर्ण अधिगम पर बल देता है और यह छात्रों की सक्रियता पर भी बल देता है। यह ज्ञान की पर्याप्तता की जांच करता है। यह बालकों में जिम्मेदारी व उत्तरदायित्व की भावना को जागृत करता है। यह बालकों में आपसी सहयोग व साझेदारी की भावना जागृत करता है। इसके अंतर्गत शिक्षक बालकों के साथ संवाद कर सकता है। निर्मितिवाद के अंतर्गत बालक पाठ्यपुस्तक सहायता नहीं ले सकते, क्योंकि स्वयं करके सीखते हैं। शिक्षक की भूमिका सुविधा प्रदाता या सुगम करता या सरलीकृत करने के तरीके से होती है। सिर्फ सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करता है। शिक्षक बालकों के समक्ष चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां उत्पन्न करता है। शिक्षक द्वारा बालकों के समूह बनाकर प्रत्येक समूह को विषय संबंधित समस्या की जाती है। समूह के छात्र उस समस्या का चर्चा करते समय विचार विमर्श करते हैं और पूर्व ज्ञान या नवीन ज्ञान की अंतक्रिया करते हुए समस्या का समाधान अथवा निष्कर्ष निकालते हैं। निर्मितिवाद के मुख्य प्रकार याद रखें। पहला है संज्ञानात्मक निर्मितिवाद, जिसे जीन पियाजे के द्वारा दिया गया था। इसके अनुसार बालक वातावरण के साथ अंतक्रिया करता है और ज्ञान का निर्माण होता है, चला जाता है।
ज्ञान का निर्माण होता चला जाता है किससे? वातावरण के द्वारा। तो ये जीन पियाजे साहब ने बताया संज्ञानात्मक निर्मितिवाद। दूसरा है सामाजिक निर्मितिवाद, जिसे वाइगोस्की के द्वारा दिया गया था। इसके अनुसार ज्ञान का निर्माण सामाजिक कारक विभाग के द्वारा होता है, सामाजिक कारक या भाषा के द्वारा होता है। उसके बाद त्रिजयी निर्मितिवाद, जिसे जेरोम ब्रूनर के द्वारा दिया गया, और इसके अनुसार बालक व्यक्तिगत रूप से निर्मित होता है जो बालक को विशिष्ट परिस्थितियां प्रदान करता है। जेरोम ब्रूनर के द्वारा अधिगम की प्रमुख अवस्था दी गई। देखिए, पहली अवस्था विधि निर्माण आधारित अधिगम अवस्था, जिसे क्रियात्मक अवस्था कहते हैं। ये जन्म से लेकर के 2 वर्ष के बीच में होती है। इसमें शिशु अपनी संवेदनाओं व शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से अधिगम करता है। दूसरी अवस्था बताई प्रतिमा आधारित अधिगम की अवस्था या प्रतिबिंबात्मक अवस्था, जो 3 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष के बीच में होती है। इसमें बालक मूर्त प्रत्यक्षीकरण द्वारा अधिगम करता है। तीसरी है चिन्ह आधारित अधिगम की अवस्था, जिसे हम सांकेतिक अवस्था कहते हैं। यह 12 वर्ष के बाद होती है। इसमें किशोर चिन्हों, प्रतीकों अथवा अमूर्त चिंतन के द्वारा अधिगम करता है। उसके बाद 8वां सिद्धांत आता है हमारा अधिगम का, आशुबेल का अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम। हम यहाँ पर कंप्लीट अधिगम की बात करने वाले हैं दोस्तों। तो देखिएगा, आशुबेल व जेरोम ब्रूनर दोनों के सिद्धांत आधुनिक संज्ञानात्मक क्षेत्र की श्रेणी में आते हैं। दोनों के सिद्धांत अर्थपूर्ण अधिगम व खोजपूर्ण अधिगम पर बल देते हैं। दोनों के सिद्धांत लगभग समान हैं, केवल एक विषमता है कि जेरोम ब्रूनर मानते थे कि बालक अर्थपूर्ण अधिगम आगमनात्मक हो तरीके से करते हैं, लेकिन आशुबेल का मानना है कि बालक अर्थपूर्ण अधिगम निगमनात्मक तरीके से करते हैं। तो ब्रूनर मानते हैं कि जो बालक होते हैं अर्थपूर्ण अधिगम आगमनात्मक तरीके से करते हैं, लेकिन आशुबेल मानते हैं वो निगमनात्मक तरीके से करते हैं। उसके बाद 9वां आता है कर्टलेवन का क्षेत्रवाद सिद्धांत या जीवन दायरा सिद्धांत, फिर लाइफ फील्ड थ्योरी या लाइफ स्पेस थ्योरी। इसको हम सदस्य विकर्षण सिद्धांत भी कहते हैं। इसे हम तलरूप सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार अधिगम व्यक्ति व वातावरण की अंतक्रिया का प्रतिफल है। अधिगम क्या है? व्यक्ति व वातावरण की अंतक्रिया का प्रतिफल। इसमें एक सूत्र भी प्रतिपादित किया गया है, इसे हम निम्न संकेत के द्वारा लिख सकते हैं कि L बराबर F ब्रैकेट बंद करेंगे P इंटू कैपिटल E। यहाँ पर L का मतलब होता है लर्निंग, सीखना, F का मतलब फील्ड, क्षेत्र, और P का मतलब पर्सनालिटी, और E का मतलब साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट, मनोवैज्ञानिक वातावरण। तो ये L बराबर F ब्रैकेट बंद P इंटू E, ये होता है सूत्र। इस सिद्धांत के अंतर्गत कर्टलेवन के द्वारा 3 संप्रत्यों पर विकास किया गया। पहला है क्षेत्र या जीवन दायरा, यह व्यक्ति व वातावरण की अंतक्रिया का प्रतिफल है, F बराबर P इंटू E। सदस्य विकर्षण, यह दोनों शब्द भौतिक शास्त्र व मैकेनिकल से जुड़ा हुआ है। वेक्टर्स राशि होती है। आगे जैसे बात करते हैं हम, सदस्य क्या है? तो व्यक्ति की वह शक्ति जो उसे लक्ष्य के पास या दूर ले जाती है, या तो लक्ष्य के पास ले जाएगी या दूर ले जाएगी, सदस्य कहलाती है। कर्षण क्या है? वातावरण में उपस्थित वह लक्ष्य जो व्यक्ति को आकर्षित या प्रतिकर्षित करते, कर्षण कहलाती है। तलरूप संप्रत्य में इसको टोपोलॉजी बोलते हैं, और यह शब्द गणित से लिया गया है। इसका प्रयोग आकृतियों के संबंध में किया जाता है। अब जब व्यक्ति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ता है तो वह विभिन्न अवरोधकों का सामना करते हुए अपनी शक्ल की भिन्न भिन्न आकृतियाँ बनाता है, लेकिन उनका मूल स्वरूप वही रहता है, जैसे रबड़ बैंड प्लास्टिक का होता है। रबड़ बैंड प्लास्टिक का होता है। इस सिद्धांत में बालक लक्ष्य प्राप्ति में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए सूझ या बूझ का प्रयोग करता है, इसलिए इस सिद्धांत को लक्ष्य सूझ सिद्धांत भी कहा जाता है। अगला पढ़ेंगे हम टॉलमेल का चिन्ह पूर्णाकार या प्रतीक सिद्धांत। टॉलमेन के अनुसार बालक चिन्हों के माध्यम से अधिगम करता है। उन्होंने वातावरणीय उद्दीपकों को चिन्ह नाम दिया।
11वां है गुथरी का सामीप्य संबंध सिद्धांत। ये इम्पोर्टेंट नहीं है खास करके, लेकिन पढ़ ले कोई दिक्कत नहीं है। समीपता अनुबंधन सिद्धांत, इसे हम प्रतिस्थापन सिद्धांत या स्थानायन सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार शिक्षकों व अभिभावकों को उद्दीपक व अनुक्रिया के बीच में समीपता स्थापित करनी चाहिए ताकि उद्दीपक व अनुक्रिया के बीच संबंध स्थापित किया जा सके। इस सिद्धांत के अनुसार अधिगम जन्मजात व अर्जित अनुक्रियाओं को दूसरे उद्दीपकों की ओर प्रतिस्थापित करने की क्रिया होती है। 12वां है कार्ल रोजर्स का अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत। यह सिद्धांत अनुभव द्वारा सीखने पर बल देता है। इस सिद्धांत के अनुसार बालकों को पुस्तकों के बोझ से नहीं लादना चाहिए, बल्कि उन्हें स्वतंत्रतापूर्वक अधिगम करने देना चाहिए। ये कार्ल रोजर्स साहब मानते थे। इसके लिए शिक्षकों को विद्यालय में सेमिनार, कार्यशाला, परिचर्चा, शैक्षिक भ्रमण आदि कार्य नीतियों का आयोजन करना चाहिए, जिससे बालक स्वयं अनुभव करके सीख सकें, क्योंकि अनुभव करने से सीखा हुआ ज्ञान हमेशा स्थायी होता है। 13वां है मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रमित सिद्धांत। मैस्लो के अनुसार मानव की 5 आवश्यकताएं उसे अधिगम करने के लिए प्रेरित करती है। तो उन 5 आवश्यकताओं को देखिए। पहली आवश्यकता है देह का आवश्यकता, दूसरी है सुरक्षा की आवश्यकता, ये व्यक्तिगत होती है। तीसरी है संबंधता यानी स्नेह की आवश्यकता होती है। और चौथी है सम्मान की आवश्यकता। तो संबंधता और सम्मान ये दोनों सामाजिक होती है। और 5वीं अवस्था है आत्मसिद्धि, इसे हम आत्मानुभूति की आवश्यकता या बौद्धिक आवश्यकता भी कहते हैं। तो ये 5 अधिगम करने के लिए बातें हमें प्रेरित करती हैं। ये मैस्लो साहब मानते थे। अधिगम करने के लिए 5 चीज़ें याद होनी चाहिए। अधिगम के सिद्धांतों को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। अब यहाँ से और शुरू करते हैं हम रामायण। तो साहचर्य, परिधीय, उद्दीपक, अनुक्रिया या व्यवहारात्मक सिद्धांत, एसआर थ्योरी, उद्दीपक, अनुक्रिया, सिद्धांत। अधिगम को 2 भागों में बांट दिया गया यहाँ से। तो देखिएगा यहाँ पर कुछ ये अनुक्रिया, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो पहला है थॉर्नडाइक का, इसे हम उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत कहते हैं। दूसरा पावलाव का है, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत है। तीसरा स्किनर का है, क्रिया प्रसूत सिद्धांत है। चौथा क्लार्क-एल हल का है, जिसे पुनर्वलन सिद्धांत दिया। और 5वां है गुथरी साहब, इन्होंने समीपता अनुबंधन सिद्धांत दिया। और दूसरा भाग है इसका केंद्रीय क्षेत्रीय संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो इसमें मैक्स वर्दीमर साहब आते हैं, जिन्होंने गेस्टाल्टवाद सिद्धांत दिया। इसमें अल्बर्ट बंडूरा साहब आते हैं, जिन्होंने सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया। इसमें कर्ट लेविन साहब आते हैं, जिन्होंने क्षेत्रवाद सिद्धांत या जीवन दायरा सिद्धांत दिया। और टॉलमैन भी आते हैं, जिन्होंने सिद्धांत दिया। अब कुछ अन्य भी और हैं। तो जेरोम ब्रूनर साहब और आशुबेल ये आधुनिक संज्ञानात्मक के अंतर्गत आते हैं। कार्ल रोजर्स और मैस्लो साहब ये मानवतावादी सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं, याद रख लें आप लोग। अब हम बात करते हैं अधिगम के प्रकार के। अब हमने अब तक अधिगम की परिभाषा, अर्थ, उत्पत्ति और उसके सिद्धांतों के बारे में बात की। अब हम यहाँ पर टाइप ऑफ अधिगम के बारे में बात करें। तो रॉबर्ट गेने या गेगरी ने अधिगम के 8 प्रकार बताए और उन्होंने सरल से जटिल क्रम में प्रस्तुत किया। रॉबर्ट गेने ने अधिगम के प्रकारों की चर्चा अपनी पुस्तक थी कंडीशन ऑफ लर्निंग, इसके अंतर्गत उन्होंने इन 8 अधिगम के प्रकारों को बताया। तो ये 8 सिद्धांत अधिगम याद रखें। पहला है संकेत अधिगम, जो सबसे नीचे है। दूसरा उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। तीसरा श्रृंखला अधिगम। चौथा है शाब्दिक साहचर्य अधिगम। 5वां है विभेद अधिगम। 6वां है संप्रत्य अधिगम। 7वां है सिद्धांत अधिगम। और 8वां है समस्या समाधान अधिगम, जो सबसे ऊपर है। ठीक है, और ये हमेशा सरल से जटिल की ओर होता है। संकेत अधिगम याद रखें, पावलाव के द्वारा दिया गया था, जो सबसे निम्न अधिगम है। उद्दीपक अनुक्रिया व्यवहारवादियों के द्वारा दिया गया था। और श्रृंखला अधिगम स्किनर के द्वारा दिया गया है, यानी स्किनर के नियम का पालन करता है। आशुबेल के अनुसार अधिगम के प्रकार देखिए। आशुबेल ने अधिगम के 4 प्रकार बताए। पहला रट करके सीखना, भाई आदमी अधिगम कर सकता है रट करके भी। तो आशुबेल रटकर सीखने के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने कहा
कि यह दुर्भाग्य की बात है कि आधुनिक शिक्षक की अर्थपूर्ण अधिगम के स्थान पर रटकर सीखने पर बल देते हैं कि भाई रटकर नहीं सीखना चाहिए। दूसरा है अर्थपूर्ण सीखना, यानी समझ करके हम सीखना चाहिए। तीसरा है अधिग्रहण सीखना, यानी धारण करना या आत्मसात करके भी हमें सीखना चाहिए। और चौथा है खोजपूर्ण सीखना या अन्वेषण करना, यानी स्वयं खोज करके समस्या का समाधान करें, वही खोजपूर्ण सीखना या अन्वेषण लर्निंग थ्योरी होती है। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक भी देखिए, यहाँ पर पूरा विस्तार से बात करने वाले हैं। सेकंड यूनिट काफ़ी बड़ी है। तो अभिप्रेरणा, इसमें पहला कारक है अधिगम को प्रभावित करने वाले अभिप्रेरणा, सीखने वाले की इच्छा शक्ति, सीखने वाले की अभिवृत्ति या नज़रिया, शैक्षिक पृष्ठभूमि, आयु एवं बुद्धि, परिपक्वता, अभ्यास, सीखने का समय व अवधि, सीखने की विधि, शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, वातावरण, प्रस्तुतिकरण, समय सारणी, मनोविज्ञान का ज्ञान, विषय का ज्ञान, अनुभव, विषय वस्तु का आकार, विषय वस्तु का स्वरूप, विषय वस्तु का क्रम, भाषा शैली और विषय वस्तु की उद्देश्य पूर्णता, ये आदि हैं। अब बढ़ेंगे हम अधिगम निर्योग्यता, ये क्षमता, असामान्यता या व्यक्तिक्रम क्या है। जिन बालकों को भाषा को सीखने, पढ़ने, समझने आदि में शारीरिक, मानसिक या अन्य किसी कारण से बाधा उत्पन्न होती है, उसे हम अधिगम निर्योग्य बालक कहते हैं। ऐसे बालकों के लिए मानसिक, संरचनात्मक व क्रियाकलापों में विभेद होना भी एक कारक है। अधिगम निर्योग्यता निम्न प्रकार की होती है। पहले देखिए डिस्ग्राफिया, ये एक प्रश्न यहाँ से काफ़ी पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो डिस्ग्राफिया बोलते हैं लेखन संबंधी व्यतिक्रम। दूसरी है डिसलेक्सिया या अलेक्सिया, जिसमें पठन वाचन संबंधी व्यतिक्रम आते हैं। उसके बाद में है तीसरी डिसकैलकुलिया, इसमें गणितीय व्यतिक्रम आते हैं। चौथी है डिस्प्रेक्सिया, इसमें लेखन, पठन व गणितीय व्यतिक्रम आते हैं। पांचवी है अफेजिया, इसमें भाषाघात का होना, अर्थात बोली बंद होने, सुने हुए शब्दों को ग्रहण करने में कठिनाई होना। उसके बाद में आती है हाइपरलेक्सिया, शब्दों तथा वाक्यों को बिल्कुल नहीं समझ पाना, यह हाइपरलेक्सिया होती है। उसके बाद पढ़ते हैं हम अधिगम स्थानांतरण। प्रश्न यहाँ से भी बहुत आते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, अंतरण या तबादला, जब एक स्थिति में सीखा हुआ ज्ञान किसी दूसरी स्थिति में प्रयोग किया जाए, उसे हम अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। ये परिभाषा याद रखें कि जब एक स्थिति में सीखा हुआ ज्ञान किसी दूसरी स्थिति में प्रयोग किया जाए, उसे हम अधिगम कहते हैं, अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। यह 3 प्रकार का होता है। सकारात्मक स्थानांतरण पहले पढ़ेंगे हम। जब एक स्थिति में अर्जित ज्ञान किसी दूसरी स्थिति में सहायक होता है, उसे हम सकारात्मक या धनात्मक या अनुकूलन स्थानांतरण कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए गणित विषय का ज्ञान भौतिकी के ज्ञान के अंतर्गत सहायक होता है। साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना आसानी से सीख लेता है, तो ये धनात्मक स्थानांतरण या सकारात्मक स्थानांतरण के उदाहरण हैं। दूसरा है नकारात्मक स्थानांतरण, जब एक स्थिति में अर्जित ज्ञान किसी दूसरी स्थिति में बाधक होता है, उसे हम नकारात्मक या ऋणात्मक या प्रतिकूल स्थानांतरण कहते हैं। जैसे कला विषय के विद्यार्थियों को विज्ञान विषय पढ़ने में बाधा उत्पन्न होती है, अमेरिका के ड्राइवर को भारत में कार चलाने में बाधा उत्पन्न होती है, तो ये हमारे नकारात्मक स्थानांतरण के उदाहरण हैं। तीसरा है शून्य स्थानांतरण, जब एक स्थिति में सीखा हुआ ज्ञान किसी दूसरी स्थिति में न तो सहायक होता है न बाधक होता, उसे हम शून्य स्थानांतरण कहते हैं। जैसे प्रार्थना ज्ञान कर लेने पर भी देशभक्ति गीत याद करने में उतना ही समय लगता है। क्रिकेट मैच में बैटिंग का ज्ञान बॉलिंग में सहायक नहीं होता, तो ये शून्य स्थानांतरण का उदाहरण है। आगे बात करते हैं हम अभिप्रेरणा। तो
अभिप्रेरणा क्या है? अभी तक हमने अधिगम की बात की थी, अब हम अभिप्रेरणा को पढ़ेंगे। मोटिवेशन क्या है? तो एक लैटिन भाषा का शब्द है जो मोवर से या मोटम से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है गति करना, मूव होना, मोशन करना। अभिप्रेरणा एक ऐसा प्रेरक बल है जो व्यक्ति को भावात्मक रूप से जागृत करते हुए लक्ष्य प्राप्ति की ओर या निश्चित व्यवहार करने के लिए अग्रसर करता है या धक्का देता है अथवा गति प्रदान करता है। परिभाषा की बात करते हैं हम अभिप्रेरणा की, तो क्रैच एंड क्रचफील्ड के द्वारा दी गई थी कि अभिप्रेरणा हमारे क्यों का उत्तर होती है, यानी प्रश्न का उत्तर होती है। स्किनर ने बताया कि अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट महत्वपूर्ण साधन है। गुड के अनुसार बताया गया कि किसी भी क्रिया को आरंभ करने से उसे बादी रखने या नियंत्रण करने की प्रवृत्ति ही अभिप्रेरणा होती है। उसे जारी रखने, जैसे किसी भी क्रिया को आरंभ करके उसे जारी रखने या नियंत्रण करने की प्रवृत्ति अभिप्रेरणा होती है, गुड के अनुसार बताया गया। आगे बात करते हैं हम अभिप्रेरणा की विशेषताएं। अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्तम साधन है, पहली विशेषता। दूसरी है अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है। अभिप्रेरणा अधिगम का स्वर्णपथ है। अभिप्रेरणा अधिगम का उदय है, हृदय है। अभिप्रेरणा अधिगम का मुख्य चालक है। अभिप्रेरणा अधिगम के लिए अनिवार्य स्थिति है। अभिप्रेरणा व्यक्ति की भावात्मक स्थिति है। अभिप्रेरणा साधन है, साध्य नहीं है। और अधिगम सर्वोत्तम होगा जब अभिप्रेरणा होगी। अब अभिप्रेरणा के स्रोत देखिएगा। पहली, आवश्यकता। किसी भी वस्तु का अभाव आवश्यकता को जन्म देता है। प्रत्येक व्यक्ति की कोई ना कोई आवश्यकता होती है जो उसे क्रिया करने के लिए मजबूर कर देती है या प्रेरित करती है। दूसरी है चालक। स्रोत क्या है दूसरा? चालक या प्रणोदना या अंतर्नोद, ड्राइव। प्रत्येक आवश्यकता से जुड़ा हुआ एक चालक होता है। भोजन की आवश्यकता से जुड़ा हुआ जैसे भूख है, पानी की आवश्यकता से जुड़ा हुआ जैसे प्यास है। ये चालक याद रखें। आगे बात करते हैं तीसरा, उद्दीपक या प्रोत्साहन, इंसेंटिव। उद्दीपक सामने होने पर व्यक्ति क्रिया करने के लिए प्रेरित होता है और उद्दीपक के मिलने पर चालक शांत हो जाता है, मानव तनाव भी समाप्त हो जाता है। उसके बाद पढ़ते हैं अभिप्रेरक क्या है, मोटिव्स। उपरोक्त तीनों जैसे N+O+I यानी आवश्यकता, चालक और उद्दीपक, इन तीनों का योग अभिप्रेरक कहलाता है। ठीक है, ये चक्र वुडवर्थ के द्वारा दिया गया था। नोट में याद रखें, डेसी के द्वारा अभिप्रेरणा चक्र के अंतर्गत एक और पद जोड़ा गया जिसे हम संज्ञान कहते हैं, और संज्ञानात्मक चक्र इस प्रकार से बना N+D+I+C। ये डी है, याद रखें आप लोग, ड्राइव, चालक। नेसेसिटी यानी आवश्यकता, ड्राइव का मतलब चालक, और आई का मतलब होता है उद्दीपक। और यहाँ पर सी और जुड़ जाता है, कॉग्निशन। ठीक है, तो N+D+I+C ये संज्ञानात्मक चक्र बनता है। आगे बात करते हैं अभिप्रेरकों का वर्गीकरण। तो मैस्ले के अनुसार दो प्रकार से किया गया, पहला जन्मजात अभिप्रेरक और दूसरा अर्जित अभिप्रेरक। थॉमस के अनुसार यह अभिप्रेरक स्वाभाविक भी हो सकता है और कृत्रिम हो सकता है। गैरेट के अनुसार तीन प्रकार का हुआ, जैविक या दैहिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक। अभिप्रेरणा के प्रकार। आंतरिक अभिप्रेरणा क्या है? इसमें व्यक्ति स्वयं की इच्छा से प्रेरित होकर के आगे बढ़ता हुआ अंत तक अर्थात लक्ष्य तक पहुंचता है, इसलिए सकारात्मक अभिप्रेरणा कहलाती है। बाह्य अभिप्रेरणा। इसमें व्यक्ति स्वयं प्रेरित न होकर के किसी बाह्य व्यक्ति के द्वारा प्रेरित करने पर कार्य करने की शुरुआत करता है तथा इसके अभाव में वह लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता, इसलिए इसे नकारात्मक अभिप्रेरणा कहते हैं। नोट याद रखें, बाह्य अभिप्रेरणा लक्ष्य तक पहुंचने की एक शुरुआत या साधन युक्ति है, जबकि आंतरिक अभिप्रेरणा अपने आप में एक अंत है। अभिप्रेरणा के सिद्धांत। मूल प्रवृत्त्यात्मक सिद्धांत, जिसे विलियम मैकडूगल के द्वारा दिया गया। सर्वप्रथम विलियम मैकडूगल ने व्यवहार की व्याख्या करते हुए
मूल प्रवृत्त्यात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, इसलिए विलियम मैकडॉवेल को मूल प्रवृत्ति का जनक कहा जाता है। और उन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियों का अध्ययन किया, बताया था। प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ एक संवेग भी बताया। संवेग उत्पन्न होने पर जो क्रिया होती है उसे हम मूल प्रवृत्ति कहते हैं। अब ये मूल प्रवृत्तियां और संवेग याद रखें। यदि पलायन की स्थिति होगी तो हमारा संवेग उत्पन्न क्या होगा, वह होगा। दूसरा है भाई, क्रोध संवेग कब उत्पन्न होगा, जब युयुत्सा की या आक्रमण की मूल प्रवृत्ति उत्पन्न होगी। ये मूल प्रवृत्तियां जन्मजात होती है। तीसरी, भूख का संवेग कब उत्पन्न होगा, जब भोजन की खोज होगी, हमें भूख लगेगी, भोजन खोजेंगे। घृणा का संवेग उत्पन्न होगा अप्रियता या विकर्षण की मूल प्रवृत्ति में। वात्सल्य उत्पन्न होगा पुत्र कामना की स्थिति में। संवेदना मूल प्रवृत्ति का संबंध कष्ट शब्द से है। जिज्ञासा मूल प्रवृत्ति का संबंध आश्चर्य संवेग से है। काम मूल प्रवृत्ति का संबंध कामुकता से है। विनीत भाव या दया का भाव मूल प्रवृत्ति का संबंध आत्महीनता संवेग से है। उसके बाद आत्म प्रदर्शन मूल प्रवृत्ति का संबंध आत्मा अभिमान से है। सामूहिकता का संबंध एकाकीपन से है। संग्रह का संबंध अधिकार भावना से है। और रचना मूल प्रवृत्ति का संबंध निर्माण कार्य का संबंध रचना अनुभूति संवेग से है। और लास्ट है 14वीं मूल प्रवृत्ति हास्य, जिसका संबंध आमोद संवेग से है। ये चारों 14 की 14 याद रखें। नोट में बताया कि मैकडॉवेल ने वैध संवेग को सबसे महत्वपूर्ण माना है। अब मूल प्रवृत्तियों की विशेषता याद रखें। मूल प्रवृत्तियां जन्मजात होती हैं, ये सार्वभौमिक होती हैं। मूल प्रवृत्तियां व्यक्ति के व्यवहार को संचालित करती हैं। प्रत्येक व्यक्ति में मूल प्रवृत्तियों की मात्रा समान नहीं होती। मूल प्रवृत्तियां आदर्शों से भिन्न होती हैं। ये शोधनशील या परिवर्तनशील होती हैं। प्रत्येक मूल प्रवृत्ति में 3 क्रियाएं सम्मिलित होती है, पहली ज्ञानात्मक, दूसरी भावात्मक और तीसरी क्रियात्मक। अगला पढ़ते हैं मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत। सिगमंड फ्राइड के द्वारा दिया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार अचेतन मन में दमित इच्छाएं व्यक्ति को क्रिया करने के लिए प्रेरित करती हैं। तीसरा है उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन हार्वर्ड बिनव के द्वारा किया गया। विद्यालय में मनोवैज्ञानिक डेविड सी मैकलीलैंड के द्वारा किया गया था। याद रखें उनका पूरा नाम, डेविड सी मैकलीलैंड। किस विद्यालय में, हार्वर्ड विश्वविद्यालय में। इसके सहयोगी थे एडिक्शंस ऑफ बे होयेंगा एवं होयेंगा, उनका नाम था। फर्नाल्ड के अनुसार बताया कि उपलब्ध अभिप्रेरणा से तात्पर्य श्रेष्ठता के विशेष स्तर को प्राप्त करने की इच्छा से होता है। इस सिद्धांत के अनुसार उपलब्धि की जो चाल है व्यक्ति को क्रिया करने के लिए प्रेरित करती है तथा व्यक्ति वहां तक पहुंचने की चाह रखता है जहां तक प्रयासों के द्वारा पहुंचा जा सकता है। चौथा है आवश्यकता पदानुक्रमित सिद्धांत, जिसे मैस्लो द्वारा दिया गया। मैस्लो के अनुसार मानव की 5 आवश्यकताएं उन्होंने बताई जो उसे प्रेरित करती हैं। ये सिद्धांत मुख्य रूप से अभिप्रेरणा के सिद्धांतों से अंतर्गत आता है। 5वां है सक्रियता सिद्धांत। इस सिद्धांत के अंतर्गत सालेशबरी, मेलमो व लिंडसले के नाम से महत्वपूर्ण है। यह सिद्धांत व्यवहार क्षमता पर बल देता है तथा दक्षता के लिए मांसपेशियों को सक्रिय बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है। 6वां है संतुलित धैर्य, संतुलित स्थैर्य सिद्धांत। इस सिद्धांत के अंतर्गत चैपलिन, कॉफर व एथल के नाम से महत्वपूर्ण है। यह सिद्धांत असंतुलन की स्थिति में भी संतुलन बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है। उसके बाद में अभिप्रेरित करने के तरीके या उसके उपाय विधियाँ। प्रशंसा एवं निंदा के द्वारा, आवश्यकताओं का ज्ञान करवाकर, आकांक्षा का स्तर ज्ञान कर, सफलता का आभास कराकर, असफलता का भय दिखाकर, प्रतियोगिताओं में आयोजन द्वारा, प्रतिस्पर्धा की भावना जागृत करके, उचित उदाहरण प्रस्तुत करके, उचित शिक्षण विधियों के प्रयोग के द्वारा, दृश्य श्रव्य सामग्री के प्रयोग द्वारा, पाठ्य सामग्री सहगामी क्रियाओं के द्वारा आयोजन द्वारा,
विद्यालय एवं कक्षा के उचित वातावरण के द्वारा। अब पढ़ेंगे अधिगम में अभिप्रेरणा की भूमिका। व्यवहार को नियंत्रित करने में सहायक है, रुचि जागृत करने में सहायक है, अधिगम तत्परता जागृत करने में सहायक है, ध्यान केंद्रित करने में सहायक है, अनुशासन स्थापित करने में सहायक है, मानसिक क्रियाओं के विकास में सहायक है और लक्ष्य प्राप्ति में सहायक है। ये अधिगम में प्रेरणा की भूमिका पढ़ ली। और चरित्र निर्माण में भी सहायक है। अब अधिगम अंतरण के सिद्धांत पहला पढ़ते हैं हम, समान तत्वों का सिद्धांत जिसे थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था। इसमें भूगोल व इतिहास का अंतर संबंध होता है। उदाहरण पढ़ते हैं। दूसरा है सामान्यीकरण का सिद्धांत जिसे CH जड़ के द्वारा दिया गया। तीसरा है दो तत्व सिद्धांत या सामान्य विशिष्ट त्रुटि का सिद्धांत, विशिष्ट बुद्धि का सिद्धांत जिसे स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया। चौथा है आदर्शों का सिद्धांत, इसे बागले द्वारा दिया गया। पांचवा है पूर्णाकार सिद्धांत जिसे गेस्टाल्टवादियों के द्वारा दिया गया। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर 2 यूनिट कंप्लीट होती हैं। पहली हमारी बाल विकास और दूसरी अधिगम। अधिगम के प्रकार, अधिगम के सिद्धांत। तो दोस्तों आपको इन दोनों यूनिटों को कंप्लीट पढ़ना है और हम तीसरी यूनिट के साथ में मिलने वाले हैं जल्दी। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। सभी लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपको अच्छी लगे तो टेलीग्राम लिंक से जुड़ करके आप लोग PDF संपूर्ण डाउनलोड कर सकते हैं। पूरी 204 पेज है वीडियो के अंतर्गत। मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट के साथ में। जय हिंद, वंदे मातरम।